सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच पद्मश्री श्री लीलाधर जगोड़ी जी उपस्थित हैं। उनके विचार से हमको सुनने का मौका मिलेगा। इस विषय का समापन वही करेंगे। एक सूचना ये है कि इस समापन के बाद जगोड़ी जी के वक्तव्य के बाद आपके मन में अगर कोई बात हो, कोई सवाल हो, आजकल बहुत सारे सवाल तैरते हैं गांधी के विषय में, तमाम ऐतिहासिक और तमाम मूल्यों से संबंधित, उनके सिद्धांतों विचारों से संबंधित, राजनीति से संबंधित, तो आप सवाल कर सकते हैं इस सत्र के बाद। अभी फिलहाल हम सब लोग जगोड़ी जी को सुनेंगे। मंदिर जी और प्रियंबर जी और हम सब की मानवता के प्रतीक मानव जी और उपस्थित सभागार, मैं जब ये विषय मुझे बताया गया तो मैं एक बार मना करने वाला था कि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, आपने मुझे क्यों आमंत्रित किया। लेकिन आजकल ये एक रिवाज सा चल पड़ा है कि अगर आप साहित्यकार हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे, तो ये सर्वज्ञ होने की भ्रांति मुझे नहीं है। और गांधी जी के विषय में विषय बड़ा अच्छा ये रखा गया है कि गांधी से कौन डरता है। और मैं समझता हूं कि जो बात मुझे अंत में कहनी चाहिए मैं पहले ही कह देता हूं कि गांधी से तो सबसे ज्यादा गांधी डरते होंगे आज, क्योंकि गांधी जी का प्रादुर्भाव जिस तरह से हुआ वो अकेले गांधी का प्रादुर्भाव नहीं था, बल्कि एक परंपरा का प्रादुर्भाव था। परंपरा से मेरा अभिप्राय है कि गांधी के पूर्व का भारत और गांधी के बाद का भारत, अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो बात समझ में आती है। क्या गांधी के पूर्व का भारत तैयार करने में जिन लोगों की भूमिका है, अगर वे लोग न होते तो क्या गांधी अचानक आते? गांधी के पूर्व के भारत में जिन लोगों ने गांधी के आने का रास्ता बनाया, उन लोगों का स्मरण हम नहीं कर रहे हैं। और उनमें मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो इस बात की फिक्र होनी चाहिए, जिक्र होना चाहिए कि राजनीति में और जीवन में गांधी का आना एक आधुनिकता का आना था। लोग कहेंगे कि आधुनिकता तो फैशन के लिए कहते हैं और आर्कियोलॉजी के लिए कहते हैं और सिनेमा के लिए कहते हैं। आधुनिकता, गांधी जी में क्या आधुनिकता थी? गांधी जी कम वस्त्र पहनते थे, ये एक आधुनिकता थी। लोग पूरे वस्त्र पहनते थे। और मालवीय जी के बीएचयू में जब गांधी जी आए और उन्होंने बीएचयू का उद्घाटन किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, उस दिन का जो भाषण है वो तो आत्मा को थर्रा देता है। एक आदमी बिल्कुल लाठी लिए हुए और कंबल ओढ़े हुए बनारस में प्रवेश करता है और वहां जब भाषण देता है, कोई नहीं जानता था उनको 1915 से पहले भारत में, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जानते थे। और उनका जो भाषण हुआ उसमें तमाम रजवाड़े बैठे हुए थे सामने। और गांधी जी ने कहा, गांधी जी से कहा गया कि बाद में पूछा गया कि एक पत्रकार ने पूछा था कि आपके नाम से जो टोपी प्रसिद्ध हुई है भारतवर्ष में, आप तो टोपी कभी पहनते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इन राजाओं के सिर पे जो ये बंधा हुआ है पगड़, इस पगड़ में मेरी भी टोपी, मेरे हिस्से की टोपी यहां बंधी हुई है। जब ये पगड़ खुलेंगे, जब ये तगमे खुलेंगे तो मेरे हिस्से का भी कुछ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी असल में मूलतः भारतीय आत्मा का, उस गरीब आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसके लिए मंडेल जी ने कहा कि महात्मा गांधी गरीब का नाम महात्मा गांधी। एक व्यक्ति को महात्मा कैसे कहा गया? किसने कहा? क्यों कहा? महात्मा तो आजकल हरिद्वार में मिलते हैं और बहुत सारे आश्रमों में मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति
जिसका न कोई मठ न मंदिर, और वो महात्मा हो गया। तो इस तरह हमें गांधी को देखना चाहिए कि गांधी से पूर्व का जो भारत है वो महात्माओं का भारत था और महान आत्माओं का भी भारत था। उनमें मैं राजा राम मोहन राय को याद करना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय ने, अगर गांधी जी तब पैदा हुए होते, मैंने 1869 में न हुए होते और उससे पहले पैदा हुए होते, तो सबसे पहले तो शायद गांधी जी को सती प्रथा बंद करवानी पड़ती भारतवर्ष में। और सती प्रथा बंद करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। जो राजा राम मोहन राय ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया, गांधी जी से पहले जिन लोगों की श्रृंखला है, श्रृंखलाबद्ध में उन्हें याद नहीं कर पाऊंगा, मैं 2-4 नाम प्रमुखतया जो मुझे याद पड़ते हैं वो आपके सामने रखूंगा, जिनमें राजा राम मोहन राय पहले हैं, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और सती प्रथा बंद न होती अगर उनका 10 वर्ष का संघर्ष सती प्रथा के विरुद्ध, 10 वर्ष के संघर्ष का साथ उस समय के 1819 से उन्होंने शुरू किया और 1829 में समाप्त हुआ, क्योंकि लॉर्ड विलियम वेटिंग की हुकूमत आ गई थी और लॉर्ड विलियम वेटिंग ने इसको कानूनन स्वीकार किया और कानून लागू किया। ये राजा राम मोहन राय की देन है। ये भी कम आजादी नहीं है, ये बहुत बड़ी आजादी है। संस्कारों से और भ्रमपूर्ण संस्कारों से, अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने का काम ये सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया। और उसके बाद महादेव गोविंद रनाडे एक हुए हैं जिन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की। और ये जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने भी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज जो अब भी कुछ लोग उसको चलाते हैं, लेकिन जिसके लिए भी आरोप लगा कि ब्रह्म समाज को क्रिश्चियनिटी के नजदीक ले गए हैं। हमारे केशव चंद्र सेन एक हुए हैं उस जमाने में, केशव चंद्र सेन उसको क्रिश्चियनिटी के करीब ले गए हैं। महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में इस आंदोलन की शुरुआत की, प्रार्थना समाज की। और सब मनुष्य ईश्वर की संतान है, ये उद्घोष किया। और यही उद्घोष विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भी किया था। कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत सारे महात्मा हुए हैं, बहुत सारे स्वामी हुए हैं जिन पर स्वर्ण वर्षा हुई है भारतवर्ष में। ऐसे एक स्वामी हुए हैं हमारे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती पर स्वर्ण वृष्टि हुई, विवेकानंद पर स्वर्ण वृष्टि हुई और आजकल रामदेव पे स्वर्ण वृष्टि हो रही है। बहुत सारे महात्माओं पे स्वर्ण वृष्टि हुई। ये सोने की वर्षा जब दयानंद सरस्वती पर हुई तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के साथ साथ वो पैसा उन्होंने डीएवी कॉलेज खोलने में लगाया। डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना, और लड़कियों के लिए अलग थी, लड़कों के लिए अलग थी। बाद में को एजुकेशन के तहत वो मिलन भी हुआ, लेकिन अपने पैसे का, अपनी बुद्धिमत्ता का समाज सुधार में व्यय पहले दयानंद सरस्वती ने किया। और आज गुरुकुल कांगड़ी में आप जाइए तो गुरुकुल कांगड़ी में सहजानंद, सदानंद वगैरह की फोटो के अलावा दयानंद सरस्वती का फोटो भी नहीं लगा हुआ है। मैं वहां गया था अभी एक कार्यक्रम में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारा म्यूजियम है, वहां उनकी तस्वीर है। नहीं, आप चौराहे पे तो अपनी तस्वीर लगवाए हुए हैं, लेकिन आप उनको नेपथ्य में रखे हुए जिन्होंने इस चीज को जन्म दिया। कहने का अभिप्राय मित्रों यह है कि जो पृष्ठभूमि है गांधी की, क्योंकि गांधी जी एक वकील के रूप में जाने गए, दक्षिण अफ्रीका में भी उनका वकील स्वरूप बहुत काम आया। और गांधी जी एक वकील के रूप में, तो सबसे पहले तो आज के वकीलों को डरना चाहिए गांधी के व्यक्तित्व को देख के कि क्या वो वकील वकालत करने के काबिल हैं।
कर सकते हैं वो वकालत। अगर उनको कहा जाए कि गांधी भी वकील था और तुम भी वकील हो तो गांधी से कुछ सीखो, तो शायद तब वो स्वराज जो किताब निकली है गांधी जी की, उसमें वकीलों के बारे में आप एक चैप्टर है वो पढ़ लीजिएगा। वो थरा देने वाला, और वकीलों को ऐसी गाली गांधी जी ही दे सकते थे और उन्होंने दी। गांधी जी को फिर से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। गांधी जी उतने ही नहीं है जितने हम उन्हें जानते हैं, बल्कि उनके जितने अप्रत्यक्ष कार्य हैं, अप्रत्यक्ष से मेरा मतलब कोई उन्होंने दावा छुपा के नहीं किया, अप्रत्यक्ष कार्य वो जो हम हमारे देखने में जो रहे, हमारे देखने से जो वंचित है। अस्पृश्यता का आंदोलन विवेकानंद ने भी चलाया, और विवेकानंद जी का एक वाक्य, मशहूर वाक्य है कि मैं ईश्वर को उस मनुष्य के रूप में जानता हूं, मैं ईश्वर को उस रूप में जानता हूं जिसे मनुष्य कहते हैं। ये एक बड़ा वाक्य है। इस तरह से गांधी के पीछे जो पृष्ठभूमि है उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। और तब गांधी गीता पढ़ते थे, लेकिन गीता पढ़ने वाले पहले भी लोग हुए हैं, तिलक हुए हैं, तिलक का गीता भाष्य भी प्रसिद्ध है, और गोखले हुए हैं। अब गोखले अंग्रेजी में लिखते थे और तिलक मराठी में लिखते थे, और शायद कुछ इसका भी अंतर रहा हो। और गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, इन तमाम लोगों का स्मरण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पृष्ठभूमि का काम कर रहे हैं। और पृष्ठभूमि में पहले ऐसा होता था कि जब रामलीला खेली जाती थी तो पृष्ठभूमि के पर्दों का बड़ा महत्व होता था। जब सीता हरण होना है तो जंगल का दृश्य आ जाता था, जब केवट का प्रसंग आता तो पीछे नदी दिखाई देती थी। तो हम अपनी पृष्ठभूमि जरूर गांधी की देखें कि गांधी जी की पृष्ठभूमि में कौन कौन लोग खड़े हैं। इनमें गदर 1857 में हुई, और उसके बाद 1857 में दो प्रकार की गदरें हुई। एक गदर तो वो हुई जिसे हम गदर के नाम से जानते हैं, और दूसरी गदर वो हुई जो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उससे भी समाज में एक चेतना आई, जातीय चेतना टूटी, जातीय बंधन टूटे, और एक नई प्रकार की जाति चली कि आर्य समाजी है। ठीक इसी तरह से मैं कुछ नोट्स बना के लाया था, वो पढ़ना ठीक नहीं है, उसमें से जो सारांश है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। 1905 में एक दुर्घटना हुई, बंग भंग की। बंगाल विभाजित हो गया, बंग भंग के नाम से वो जाना जाता है इतिहास में। और आजादी से पहले तो देश भंग हुआ, और उससे पहले बंग भंग हो गया। और बंगालियों का कंट्रीब्यूशन इस पृष्ठभूमि में बहुत जबरदस्त है। उनके बिना गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन की राह नहीं फूटती। आप ये देखेंगे कि तिलक ने गणपति पूजन महाराष्ट्र में शुरू कराया। सबसे पहला गणपति पूजन 1893 में हिंदू मुस्लिम दंगे के बाद हुआ, और अब तक चल रहा है। गणपति पूजन भी चल रहा है और दंगे भी चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पुनरुत्थानवादियों के साथ साथ ईसाइयों, पारसियों, मुसलमानों की जो मिलीजुली संस्कृति इस देश में बनी थी या बनी है, वो बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, इसके लिए एक और गांधी की आवश्यकता है। और हिंदू महासभा का भी जिक्र किया गया यहां अपने वक्तव्य में, हमारे पूर्व वक्ता ने किया है किसी ने। 1907 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाई गई, और उससे पहले 1893 में मुस्लिम सभा भी बनी।
और इस्लामिक एजेंडा उसमें रखा गया। 1907 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और भारत के उसमें 3 एजेंडे थे। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी पैदा करना, दूसरा एजेंडा था भारत के मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों के लिए विनम्र शब्दों में बात करना, और तीसरा एजेंडा था मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करना। हिंदू महासभा 1915 में प्रकट हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 का है और रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म के 9 साल बाद 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर 6-7 साल बड़े हैं और दोनों की भारतीय आजादी के संदर्भ में बहुत कम बनी, अधिकतर खटपट रही और बाद में थोड़ी थोड़ी बनने लगी बात। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि 1869 में जो ये 69 है ना, ये 80 में एक कम है, ये 70 में एक कम है। ये 19, 29, 39 ये जितने अंक हैं, ये इनमें उन क्यों लगता है? क्या हम जानते हैं इस बात को? हाँ, ऊन माने एक कम, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत में ऊन माने एक कम होता है, इसलिए 19 है, एक कम 20, बाद में 19 हो गया। 39, एक कम 40, इस तरह से है। 79, एक कम 80, ऊन माने एक कम। तो ये एक कम जो था, ये एक बहुत भारी पड़ गया गांधी पर, और गांधी ने इसको 69 भी बनाया और 70 भी बनाया और बहुत कुछ आगे के अंकों को बढ़ाया गांधी जी ने, उनके व्यक्तित्व ने। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। अब ये तमाम पृष्ठभूमि से जो लोग थे वो कम होते जा रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन या अथवा रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गांधी जी ठहरे एक बार उनके घर पर। तो उनमें तय हुआ कि सुबह घूमने चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुबह चलेंगे। तो उन्होंने कहा आप कै बजे उठते हैं? तो उन्होंने बताया कि 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं। तो बोले ठीक है। तो गांधी जी ठीक 5 बजे आ गए और उन्होंने वहीं टहलना शुरू कर दिया उनके घर के बाहर। और फिर उनको बड़ा कष्ट हुआ कि अभी तक रविन्द्र जी नहीं आए, आधा घंटे बाद वो आए। इस संवाद के लिए मैं ये घटना सुना रहा हूं कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। गांधी जी ने कहा कि भाई आपने तो बड़ी देर कर दी और आप तो ऐसे आ रहे हैं कि इस सभा में जा रहे हैं क्या? मैंने तो कहा था घूमने जाएंगे, आप तो शायद कहीं मीटिंग में जा रहे हैं। वो इतने सज धज के, बड़ा लबादा डाल के, बाल काट के और बड़े सुंदर दिख रहे थे। तो वो आए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि गांधी जी, असुंदर दिखना भी अहिंसा है और असुंदर दिखना भी हिंसा है। तो मैं थोड़ा हिंसा कम फैलाना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा अपने बाल काट के आया हूं। कहने का मतलब यह है कि हिंसा की परिभाषा और अहिंसा की परिभाषा सब मन चाहे ढंग से कर सकते हैं, ये भी आजादी थी लोगों में। और इसके अलावा गांधी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो भारतीय अर्थव्यवस्था को पहचानने की कोशिश की। भारत की अर्थव्यवस्था गांवों पर निर्भर थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक काम दिया गांधी जी ने। चरखा के पुनरुद्भव करके चरखे को फिर से पावर में लाए जनशक्ति के रूप में, और उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक औजार दिया। मित्रों, बस अब अंत में मैं सिर्फ रघुवीर साहब की एक कविता को याद करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। वो इसलिए कि गांधी से कौन डरता है, एक पंक्ति है उनकी कि एक मूर्ति बनाता हूं
और तोड़ देता हूं। मैं एक मूर्ति बनाता हूं और तोड़ देता हूं, आप कहते हैं कि कविता की है। मैं एक मूर्ति बनाता हूं और तोड़ देता हूं, आप कहते हैं कि कविता की है। ये पंक्ति है रघुवीर साय की। और अभी अभी पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गांधी जी की एक विशाल प्रतिमा को गुजरात में तोड़ दिया गया। गुजरात में तोड़ दिया गया है और बहुत उसके मीडिया ने बहुत उछाला नहीं। अन्य सब खबरें कैसे उछाल देते हैं आप? बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया भी नजरअंदाज करता है। पर 1915 में जब भारत पहुंचे गांधी जी, तो वो भारत का भ्रमण करना चाहते थे और उन्होंने इरादा बनाया कि 1915 में कुंभ मेला है हरिद्वार में, और उन्होंने हरिद्वार का टिकट कटाया। वो लखनऊ पहुंचे। जब वो लखनऊ पहुंचे तो वहां 1 घंटे रुकती थी गाड़ी। 1 घंटे रुकने वाली गाड़ी का उन्होंने सोचा कि 1 घंटा यहां पर मैं व्यर्थ बैठा रहूंगा तो मुझे कुछ काम करना चाहिए। उनके एक मित्र थे मिस्टर चेचनी, ये पायनियर के संपादक थे और पायनियर उस समय हुसैनगंज से निकला करता था एक दिन से। वो 1 किलोमीटर के करीब पड़ता है हुसैनगंज चारबाग स्टेशन से। गांधी जी वहां से चारबाग स्टेशन से वहां पैदल गए और चेचनी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि चेचनी पायनियर में गांधी जी की डायरी छापा करते थे। और चेचनी को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि गांधी जी मेरे सामने हैं। वो दक्षिण अफ्रीका के हीरो थे गांधी। 1915 में भारत के हीरो नहीं थे। वहां कोई सहायक संपादक और उनमें कोई खलबली नहीं मची कि गांधी जी आए हुए हैं हमारे यहाँ। चेचनी के दिल में खलबली मची क्योंकि चेचनी अंग्रेजों की कृपा का अपात्र भी था, क्रोध का पात्र भी था, क्योंकि चेचनी अंग्रेज होते हुए गांधी का सपोर्ट करते थे और उनकी रिपोर्टें छापते थे जो दक्षिण अफ्रीका से वो भेजते थे। चेचनी ने उनको चाय वाय पिलाई, नाश्ता कराया, बातचीत करी और आगे की कुछ योजनाएं बनाई कि मैं अब आपका क्या कार्यक्रम है, तो उन्होंने अपना कार्यक्रम बताया। इस बीच हुआ क्या कि वो घंटा बीत गया और चाय पी के पैदल चले स्टेशन आए, और जब स्टेशन आए तो उनको पता लगा कि रेलगाड़ी छूट गई। बस इस किस्से को मैं इसलिए सुना रहा हूं कि रेलगाड़ी का भी महात्मा गांधी के साथ कुछ खास एक हाइपोथेसिस रिलेशनशिप है। एक तो यह है कि दक्षिण अफ्रीका में उनको फर्स्ट क्लास से बाहर धक्का दिया गया, उतार दिया गया, और चारबाग स्टेशन पर उनके सामान को उतार दिया गया क्योंकि गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी 1 घंटे से ज्यादा रुक नहीं सकती थी और उनको 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो गए हो और उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा सामान उसमें चला गया। तब तक कोई स्टेशन मास्टर का कमरा उनको दिखा, वहां गए, उन्होंने कहा कि आपका सामान रखा हुआ है। गार्ड ने उतार के यहाँ दे दिया है कि इसमें कोई मिस्टर गांधी सफर कर रहे हैं, ये उनका सामान है। अब ये आप देखिए कि दूसरी गाड़ी से वो हरिद्वार गए। हरिद्वार कुंभ मेले में पंडों ने उनको घेर लिया। पंडों ने घेरा और कहा कि दक्षिणा दीजिए, आप काठियावाड़ के हैं, और उनके भाई खाता निकाला कि आप मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद के अरे वो तो आए थे, यहाँ आए थे, तुम्हारे पिता दादा, और सबके दस्तखत दिखाए। तो गांधी जी इस चीज से कोई प्रभावित नहीं हुए। गांधी जी ने कहा एक ही दक्षिणा दे सकता हूं। वो गंगा जी के किनारे गए, डुबकी लगाई, अपना यज्ञोपवीत निकाला और गंगा जी में विसर्जित कर दिया और ये स्टेटमेंट दिया। तो स्वामी सहजानंद श्रद्धानंद जो गुरुकुल कांगड़ी के हैं, उनके मेहमान थे वो, उनके पत्र मित्र थे, वो पत्र लिखा करते थे उनको, और उन्होंने वो यज्ञोपवीत वहां बहा दिया और ये भी कहा कि जब तक ये स्त्रियों और शूद्रों को प्राप्त नहीं होता तब तक मैं इसे धारण नहीं करूंगा। उन्होंने कहा यज्ञोपवीत लड़के का ही क्यों होता है भाई, लड़के का क्यों नहीं होता अगर उसी से जाति बनती है तो ये बड़ा भारी रेवोल्यूशनरी आदमी तो था। दूसरा गांधी जी ने क्या कहा वहां, एक वक्त खाऊंगा। स्वामी जी से कहा कि भाई आप लोग भिक्षा का अन्न लाते हैं, मैं 2 वक्त का अब प्रतिज्ञा करता हूं, मैं एक ही वक्त खाऊंगा, एक वक्त का खाना गांधी जी ने हरिद्वार में छोड़ा। और उस जनेऊ के लिए एक कमेंट और है गांधी जी का। गांधी जी का है कि ये काठियावाड़ के बनियों का की रिंग है, इसकी महत्ता कुछ नहीं मेरे लिए,
ये क्या है? काठियावाड़ के बनिए चाबी तो लटकाते हैं इसमें, अपनी अपनी तिजोरियों की चाबियां लटका के रखते हैं इसको। ये की रिंग है, तो इस की रिंग को मैं गंगा जी को समर्पित करता हूं। ये सारी घटनाएं फिर से अवलोकन करने की हैं। गांधी के बारे में भी फिर से एक इतिहास रचा जाना चाहिए। वो इतिहास पर्याप्त नहीं है जो गांधी के बारे में प्रचलित है। एक नया इतिहास, गांधी के जो दबे छुपे अंश हैं जिंदगी के। अग्निशेखर जी कह रहे थे कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो बड़ी बात करे, बड़ा आदमी होता है जो छोटी बात को बड़ा बना दे। जनेऊ को विसर्जित करना, और इसलिए विसर्जित करना कि वो स्त्रियों शूद्रों को प्राप्त नहीं है तो मैं भी नहीं पहनूंगा, तो एक छोटी बात थी पर बड़ी बात बन गई। धन्यवाद। सुनने के लिए। गांधी से कौन डरता है? 30 सिक्कों के लिए खुद को बेचने वाला, या अपनी अंतरात्मा को खुद को बेचने वाला, छुआछूत को मिटाने वाला, या यहाँ से वहां तक फैलने वाला। मुझे लगता है कि गांधी एक ऐसा विषय है जो पराग जी ने कहा था, घंटे 2 घंटे में समेटा नहीं जा सकता। ये निरंतर चलने वाला एक ऐसी विचारधारा है जिसको आज के दौर में हम सबको लगातार चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। और क्योंकि आप चिंतन मनन नहीं भी करेंगे तो भी आपकी हमारे बीच में गांधी विचारधारा, नाम गांधी हटा भी दिया जाए तो हमेशा मौजूद रहेगी। इन शब्दों के साथ ही हम सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आप 2 मिनट का वक्त, मैं राजेंद्र राव जी से हमारे बीच बैठे, प्लीज आपके ऊपर आ जाए। तो हमारे पास तो मानव जी बैठे हुए हैं, इसके अलावा मानव पंथ कहीं दिखता नहीं। पर यह है कि वामपंथियों ने मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को इररिलेवेंट बना दिया। इररिलेवेंट इसलिए बनाया कि मार्क्स एक अर्थशास्त्री है, वो नष्ट नहीं हो सकते। मार्क्स एक अमर दार्शनिक है। मार्क्स एक ऐसा दार्शनिक है जो भविष्य में भी काम आएगा मानवता के। मार्क्सवादी पार्टी काम नहीं आएगी, लेकिन मार्क्सवादियों ने मार्क्स को भी रिड्यूस किया है, छोटा बनाया है। मार्क्स बड़ा आदमी है। मार्क्स एक आर्थिक दार्शनिक चिंतक है। इसी तरह गांधीवादियों ने भी गांधी को कम छोटा नहीं बनाया, बहुत छोटा बना दिया है। आज भी अखबार में पढ़ रहा था, आज खबर थी कि कुछ कांग्रेसियों ने कहा है कि हम जानते हैं गांधीवाद को और कोई पार्टी जान ही नहीं सकती। इस तरह के भी भ्रम है, इस तरह के भ्रम है कि गांधी के भी कुछ ठेकेदार हैं। तो भाई वामपंथ ने तो गांधी को सिर्फ बनिया समझा। वामपंथ ने हमेशा, जब भी बात मैं सुनता हूँ, कम्युनिस्ट लिटरेचर में पढ़ता हूँ और उसमें जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें गांधी को केवल एक व्यापारी के रूप में, संत के रूप में तो कहीं प्रकट ही नहीं होने दिया उन्होंने, लेकिन एक विचारक के रूप में भी नहीं। उन्होंने एक बनिए ने एक सौदा कर दिया, व्यापारी ने एक सौदा कर दिया, अपनी दुकान वहाँ नहीं चलती है। इस तरह का एटीट्यूड है वामपंथ में गांधी को लेकर के। और गांधी को संप्रदायवादी भी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि गांधी जाति वगैरह वगैरह को बनाए रखना चाहते थे। गांधी के बारे में एक प्रचार और किया गया था जो कि किसी हद तक सच भी है कि वो अंतरजातीय विवाह के भी खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का अंतरजातीय विवाह नहीं होने दिया, हीरालाल का। तो कई चीजें हैं जो तो इस तरह की बताइए, ये मतलब इन चीजों को नहीं उभारेंगे। नहीं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कहा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्टों के जो लेक्चर मैंने पढ़े हैं और जो मैंने उनके अवधारणाएं देखी हैं, खास करके के दामोदरन की किताब आप पढ़िए। के दामोदरन जेएनयू में पढ़ाते थे और उनकी जो पुस्तक है
उसमें स्पष्ट लिखा हुआ उनका विश्लेषण है, वो तो मार्क्सवादी चिंतक हैं। जब वो महादेव देसाई के बेटे की शादी हुई है, नहीं कह रहा, यही पहलू तो छुपे हुए हैं। गांधी हमेशा हर एक बात जो कही है उन्होंने, गांधी कोई एक बात कई बार कहते हैं और फिर उसमें करेक्शन भी करते हैं समय पर। और मैंने ये देखा कि जो अंदर, हाँ मैं कह रहा था कि गांधी अक्सर एक बात कहते हैं, उनके अगर हम भाषण देखें तो कई जगह एक ही विषय पर कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि हमने अपने आप को ऐसा पाया कि अब मुझे लगता है कि ये बात ठीक है, तो वो करेक्शंस भी करते हैं। और मुझे याद नहीं है कि वो अंतर जातीय विवाहों के विरोध में, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें वो तभी गए हैं जब ऐसा हो रहा होता है। तो और दूसरे मुझे लग रहा था कि आपने एक जो प्रश्न किया कि कम्युनिस्ट जो है, भारतीय कम्युनिस्टों का जो संस्कार है वो हमेशा देशिक भी है। जो चीन का कम्युनिज्म है या रूस का है और हमारा जो कम्युनिज्म है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि गांधी से कहीं किन्हीं बिंदुओं पर वो सहमत होते दिखाई पड़े, और उसका राजनीतिक कारण भी हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि कांग्रेस के साथ एक लंबे समय तक उनकी जो साझे बने, आज़ादी के बाद की तमाम सरकारों में उनके साझे रहे। तो एक ये बात है कि कम्युनिस्ट उनके तमाम उन मुद्दों से जो सर्वहारा से जुड़े हुए हैं, जो उनके लिए उन्होंने काम किया गांधी ने, तो सहमतियां उनमें उभरने लगी, वो उतने कट्टर बचे नहीं, ऐसा भी मैं पंकज जी से पूछूंगा, भैया तुमने जगोड़ी जी से सवाल क्यों किया? नहीं कोई खास कारण है क्या? सर मेरा आप सभी से है सवाल। हमारा विमर्श का टॉपिक अभी था कि गांधी जी से मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और माफ़ कीजिएगा, लेकिन गांधी को फॉलो बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। आप अगर पूरे भारत में इस चीज को देखेंगे कि जो लोग निस्वार्थ भाव से कोई एक मिशन लेके अपने जीवन में चल रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से, उनमें से अधिकांश लोग आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं गांधी से प्रेरित और प्रभावित लोग हैं। तो निश्चित रूप से मैं जिस शहर में रहता हूँ, आज जो भी सत्ताधारी है उन्होंने स्वच्छता अभियान पे गांधी का सिर्फ नाम भी नहीं, चेहरा भी नहीं, चश्मा रख दिया है। उसको छोड़ दीजिए, उस चश्मे के सत्य और अहिंसा, ये दो में से अब स्वच्छ भारत हो गया है। लेकिन पिछले 35 सालों से मेरे नासिक शहर में एक संस्था है, निर्मल ग्राम निर्माण केंद्र। वो गांधी विचारों से प्रेरित लोगों की संस्था है। वो पूरा परिवार इसी एक स्वच्छता के लिए जो है वो काम कर रहा है कि हर हमारा गांव स्वच्छ कैसा हो, शहर स्वच्छ कैसा हो। बाबा आमटे आप जानती हैं, कुष्ठ रोग पे बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। महाराष्ट्र में प्रकाश आमटे हैं, उनके बेटे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभय बंग है, निर्माण संस्था उन्होंने खोली है, वहां पे बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। ये तमाम लोग जो हैं ये सारे गांधी से प्रेरित और प्रभावित लोग हैं। तो गांधी को फॉलो बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। सिर्फ दिक्कत ये है कि वो लोग प्रचार नहीं करते हैं, ये दिक्कत है। नहीं, एक सवाल नहीं, आपका सवाल देखिए। से ज्यादा हमारा मीडिया है जो कि पॉजिटिव खबरें हम लोगों तक नहीं पहुंचा के नेगेटिव खबरें हम लोगों तक ज्यादा पहुंचा रहा है। नहीं, आपका देखिए सवाल बुनियादी तौर पर गलत है। अब आराम से 2 मिनट बैठ जाए। सवाल ये, फॉलोवर क्यों होना चाहिए, क्रॉस क्यों नहीं करना चाहिए गांधी को? क्या मतलब है इसका कि फॉलोवर क्यों नहीं है? कितने साल फॉलो करना चाहती है आप गांधी को? 100 साल, 50 साल? नहीं, ये कौन सी सोच है कि फॉलोवर क्यों नहीं है? गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे, क्या हुआ? सर मेरा इनडायरेक्टली आशय यही था कि जो गांधी जी ने कहा वो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने एक जो हम सब धर्मों का सार करें वही उन्होंने फर्क ये है कि उन्होंने वो करके दिखाया। जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि अपने बच्चों से कि फॉलो करो, उन्होंने वो अक्षरशः करके दिखाया। गांधी जी को हम चाहे हम उनको, मैं तो उनको व्यक्ति के रूप में उनका आदर करती हूँ, मैं उनको भगवान नहीं मानती,
तो हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती है जो मतलब मुझे अच्छा लगेगा और कुछ मुझे सिद्धांतिक हो सकता है, उनसे मतभेद हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति जिसने कि पूरे भारत में, पूरे अफ्रीका में जिसे लोगों ने फॉलो किया, तो उसके व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसा होगा कि मैं जो बात कह रही हूँ उसे 10 लोग मेरा समर्थन करें, तो मेरे कहने में कुछ तो ऐसा होगा कि 10 लोग मेरे साथ आए। तो हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा उनमें क्या था कि लोगों ने उनको फॉलो किया। इसके बजाय कि हम इस पे बहस करें कि ये उनमें अच्छा था कि ये बुरा था, कि उन्होंने भारत का भला अधिक किया, कि भारत को उनसे नुकसान अधिक हुआ। उनमें ऐसा क्या था कि पूरा भारत उनके पीछे खड़ा हो गया, ये जानने का शायद आज की जनरेशन को प्रयास। जानने के लिए आप गांधी की किताबें पढ़िए, गांधी साहित्य पढ़िए, अगर आपको ये जानना है तो ये कोई एक सवाल में इसका उत्तर नहीं मतलब थैंक यू। गांधी का एक प्रोटोटाइप क्यों हम बनाना चाहते हैं कि वैसे ही सोचे, वैसे ही करे, वैसे ही सब कुछ करे। गांधी तो एक ऐसा विस्तार है इस देश में, जो कुछ है इस देश में नहीं, दुनिया में। उनकी जैसे अब जो लोग कह रहे हैं कि वो उनके विरोधी थे, मतलब कौन विरोध करता है गांधी का, कौन डरता है? आप अगर देखेंगे तो जो उनके लिए वो सत्ताधीश जिन्होंने, वो चाहे वो अफसर ना हो जिसने जेल भेजा, उसको उन्होंने एक ट्रिकोजी भेजी, किसी एक एलिजाबेथ जो रानी बनने वाली थी, तो सारी सत्ता जिसका विरोध कर रहे थे वो उनको बाहर भेजा उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति की प्रवृत्तियां हैं जो मैंने जो देखा कि वो हर छोटी चीज से, हर आदमी से मिलते हैं, उसमें से कुछ निकाल के हमारे देश की पूरी प्रवृत्तियों को न केवल किताबों से पढ़ते हैं बल्कि लोगों के बीच जाके पढ़ते हैं, उनके बीच जाके रहते हैं। वो एक प्रोटोटाइप है। उस प्रोटोटाइप में से एक चीज हम कुछ उठा लेते हैं, 2 चीज उठा लेते हैं, हमारे जीवन में जो उपयोगी होता है वो हम कर लेते हैं। आप क्यों किसी को गांधी बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को भगत सिंह बनाएंगे? जो असुविधाजनक होता है वो हम नहीं करते, वो कोई अचानक पैदा होता है। गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए तो वहां रहते हुए उन्होंने विदेश में जाकर पढ़ने के लिए कैसे लोग करें, उसके लिए वो नोट्स बना के लिखे कि वहां जाना कैसे संभव है, विदेशों में जाके पढ़ना कैसे संभव है। उसके लिए उन्होंने एनेक्डोट्स बनाए कि भाई आप वहां जाके ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का हो, जो वकील, एक किसी तेल वाली कंपनी का वकील बन के गया हो, जो हेड लगाता हो, आपको गांधी की कल्पना ही नहीं हो सकती। एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो आदमी, मैं कह रहा था ना, एक व्यक्ति से वो नहीं मिलता था, वो उस जगह, वो जगहों ने उन्हें पहचाना। 76,000 किलोमीटर, इतनी लंबी यात्रा। और आपको बताऊं, आप कहती हैं कि कैसे, अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में 21 साल से 35 साल के लोगों के बारे में उनकी राय ली। एक कोई अच्छा सा वो था, सैंपल साइज उसका जो है वो 30,000 के करीब था। इस देश में आप आज के बच्चे से पूछिए, उसे गांधी कैसे पता होगा? गांधी तो मरे हुए कितने साल हो गए। लेकिन सिनेमा के प्रशंसक लोगों ने इस देश को गांधी के नाम से पहचाना जाता है, ऐसा 57% लोग उसमें से कहते हैं। गांधी एक ऐसी प्रतिध्वनि है जो मौजूद है। आप जहां जहां उठा के देखते हैं, आपको शर्मिंदगी होती है, मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको शर्मिंदगी होती है कि मैंने ये तकलीफ की। अगर आप जरा सा अलग बैठ के सोचते हैं, मुझे लगता है कि गांधी का ऐसा प्रोटोटाइप हर एक में हो, छोटे छोटे, तो क्या बुरा। एक बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही मंदिर साहब ने, कि वो महाराष्ट्र में सचमुच उनके अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं, देश में भी होंगे। लेकिन एक खतरा और है वो, कि गांधी का जो व्यक्तित्व है, एक सबसे बड़ा व्यक्तित्व उनका यह है कि दुश्मन से भी घृणा नहीं करना, शत्रु से भी घृणा का विचार नहीं करना। उन्होंने अपने कई सत्याग्रह स्थगित किए जब हिंसा फैली और दुश्मन को क्षति पहुंचने लगी, जो उस समय दुश्मन हथियार डाल देता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सब ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अपना सिद्धांत है। और ये खतरा भविष्य में गांधी के लिए है, वो ये है कि लोग उनको भगवान न बना डालें और मंदिर न बना डालें। जैसा कि प्रेमवत ने कहा कि बौद्ध क्यों धर्म क्यों संकुचित हो गए। वो इसलिए हुआ कि बुद्ध जिन चीजों के खिलाफ थे, वही चीज बुद्ध के जीवन में की गई। मंदिर बनाए गए, हवन कराया गया, आरती होती है बुद्ध के यहाँ, वो सब चीजों के विरोध में थे, वो आत्मा के भी विरोध में थे। और ये सब गांधी जी के साथ कई खूबियां हैं, और गांधी जी को
के सूत्र पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूँ गांधी पर फिर से पुनर्विचार होना चाहिए। क्षण तक पूरा विश्वास बरकरार था, उनको अपने सिद्धांतों पे कभी कोई संदेह नहीं हुआ। इसलिए ये तो चीज है नहीं कि गांधी खुद से भी डरे, कभी गांधी नहीं डरे। गांधी और डर, मैंने जो अपनी बात में भी कहा था कि ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द हैं, वो कभी साथ में नहीं रहे। शाहीन बाग से कैसे निपटते, मुझे लगता है ये प्रश्न ही गलत है। गांधी किसी चीज से निपटते ही नहीं थे। दूसरे, गांधी कभी सत्ता में होते नहीं तो गांधी को क्यों निपटना पड़ता? अगर गांधी को यह लगता कि शाहीन बाग में खड़े हुए लोग सही किसी सत्य के लिए खड़े हुए हैं, किसी जायज मांग के लिए खड़े हो, तो गांधी खुद वहां पे जाके बैठे हुए होते। सभी मित्रों जो पीछे दूर दूर तक बैठे हैं, कृपया सामने और करीब आ जाए तो सुविधाजनक लगेगा और लगेगा हम लोग कितने लोग बैठे हुए हैं। प्लीज जो पीछे बैठे लोग हैं आगे आ जाए। अब आते ही जरूरी प्लीज अभी अपना स्थान ना ग्रहण करें। प्लीज 2 मिनट के लिए सारा बैठे। मानव जी दिल्ली से आए हैं, कानपुर के ही हैं, लेकिन अब दिल्ली निवासी हो गए हैं। ये दैनिक हिंदुस्तान के अकादमी के संपादक रहे हैं। जगोरी जी कृपया अब पराग मांडले जी, नासिक से आए हुए पराग मांडले जी, वो सब प्रेम प्रकाश जी, अनिता मौर्य जी, प्रेम प्रकाश जी के लिए प्रेम प्रकाश जी। जरा मदद कर लीजिए आप अलका जी। डॉक्टर ज्योत्सना मिश्र, आप राजेंद्र राव जी का सम्मान करेंगी। डॉक्टर ज्योत्सना जी।
निधि जी कृपया मंच पे आ जाए। पापा जी